हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम डेली टेस्ट 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1 मिनट। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है जिसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं। मतलब जो संघ सूची बनाया गया है उसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए, संघ सूची हो, संवर्ती सूची हो या फिर राज्य सूची हो, तीनों में ही राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होंगे। ठीक है। फिर हमारा दिया हुआ है कि राज्य सूची में वे विषय शामिल हैं जो विशेष रूप से राज्य और स्थानीय महत्व के हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। लेकिन लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 की व्याख्या नहीं कर रहा है। बाकी स्टेटमेंट जो है वो दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही महत्व के हैं। जैसे संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व है तो राज्य सूची में स्थानीय महत्व है। जाहिर सी बात है। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है? तो हमारा संवैधानिक आपातकाल जो है वो राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन जो है वो हमारा संवैधानिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये तभी घोषित किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। उसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 356 में है। ठीक है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कितने विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित? तो देखिए, समवर्ती सूची की बात कर रहे हैं ना। समवर्ती सूची में आपको पता होना चाहिए कि वे सारे विषय शामिल होते हैं समवर्ती सूची में, जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों कानून मतलब बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शिक्षा, वन, बैंकिंग, वजन और माप दिया हुआ है। तो समवर्ती सूची में हमारा शिक्षा है, वन है, वजन और माप है। बैंकिंग जो है ये हमारा संघ सूची में है। याद रखिएगा, बैंकिंग जो है हमारा संघ सूची में शामिल है। इस तरह से अगर करेक्ट आंसर बोला जाए तो ये सी। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि केंद्र और राज्य संबंधों से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आर्टिकल्स एंड उसके जो प्रावधान है कि कौन से आर्टिकल में क्या प्रावधान है, इसके विषय में दिया गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है आर्टिकल 262। तो आर्टिकल 262 जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद नहीं है। तो 262 क्या है? तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 262 में है कि जैसे कि नदियों का विवाद हो गया। ठीक है, तो नदियों के न्याय निर्णयन से संबंधित क्या है, इसमें वर्णन है, नदियों के विषय में है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। फिर है 280। हमें पता है कि 280 जो है वित्त आयोग है, तो ये सही है। और आर्टिकल 315 तो मतलब हमें एकदम रट्टा है, याद है कि ये हमारा यूपीएससी से रिलेटेड है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से सही सुमेलित बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की थी? ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग के विषय में बोल रहा है। तो सरकारिया आयोग ने सिफारिशें की थी कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होनी चाहिए। देखिए, स्टेटमेंट ये भी बना के आ सकता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है वो सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर हुई थी। तो हमें ये चीज़ याद होना चाहिए। स्टेटमेंट घुमा फिरा के तो पूछ ही लेता है। ठीक है, तो ये सही है। फिर अन्य सभी अवशिष्ट शक्तियों जैसे कि कराधान से संबंधित शक्तियों को छोड़कर को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए, ये भी बोला गया था। फिर है राज्यसभा का जो कार्य है और राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र का अधिकार अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ये भी सरकारिया आयोग में बोला गया है क्या, कि जो राज्यसभा के जितने भी वर्क हैं एंड राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र का जो अधिकार है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, राजमन्नार समिति के विषय में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजमन्नार समिति जो है, याद रखिएगा, राजमन्नार समिति की जो स्थापना है वो हमारा हुआ था 1969 में। कहाँ? तमिलनाडु सरकार द्वारा हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा कि राजमन्नार समिति में क्या हुआ था कि इसका जो गठन है वो सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। किसके लिए?
केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए, ठीक है? तमिलनाडु सरकार द्वारा। देखिए, सारे ऑप्शन में एक ही चीज़ दिया हुआ है, केंद्र राज्य संबंध, और जनरली हमें ये याद भी रहता है कि हाँ, राजमन्ना समिति है तो केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड है। हम लोगों ने बहुत बार इसे याद किया है, बहुत बार पढ़ा है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि तमिलनाडु सरकार द्वारा, ठीक है? जैसे यहाँ केंद्र सरकार दी हुई है, यहाँ पंजाब दिया हुआ है, यहाँ केरल दिया हुआ है। तो ये काफ़ी एक तरह से बोला जाए तो अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग ने आर्टिकल 356 का संयम से प्रयोग करने का सुझाव दिया था? संयम से। तो जो 356 है, मैंने ये आपको बताया ना कि क्या है, राष्ट्रपति शासन है। क्या है? राष्ट्रपति शासन। लिख देती हूँ, राष्ट्रपति शासन है, ठीक है? आर्टिकल 356, और ये सरकारी आयोग ने बोला था कि आर्टिकल 356 जो है, मतलब राष्ट्रपति शासन, उसका संयम से प्रयोग करना है, ठीक है? फिर देखिए, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? तो आइए देखते हैं, सबसे पहले लिखा है कि जो इनका उद्देश्य है क्षेत्रीय परिषदों का, सबसे पहले तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। मैं जोनल काउंसिल के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक है, ठीक है? ये सांविधिक निकाय है। फिर इनका उद्देश्य राज्यों के बीच एवं केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, ये सही है। और प्रधानमंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करते हैं, तो ये रॉन्ग है। क्षेत्रीय परिषद की जो अध्यक्षता होता है वो हमें पता है कि कौन करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी, क्योंकि यही ओनली 2 है। ये तो एलिमिनेशन से भी निकल सकता था। जैसे कि देखिए, हमें पता है कि सांविधिक निकाय है तो एक सब में एलिमिनेट कर दो, तो ऑलरेडी हमारा सी बचेगा, ठीक है? देखिए, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए कि यदि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना राष्ट्रीय हित में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आर्टिकल होगा जो संसद को ऐसा करने का प्रावधान करेगा? तो ये हमारा हो जाएगा 249, ऑप्शन नंबर ए। 249 आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें ये बोला गया है कि यदि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना राष्ट्रीय हित में होगा, तो बेसिकली जो संसद होगी वो ऐसा करने के लिए क्या करता है, प्रावधान बनाता है, ठीक है? फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय विशेष रूप से संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत हमारा क्या आता है, जनसंख्या जनगणना, ये हमारा संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है? और याद रखिएगा कि जो पुलिस है हमारा, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है? कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसके लिए, लेकिन नहीं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और आपराधिक कानून जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। फिर देखिए, पूंछी आयोग की जो स्थापना है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे की समीक्षा के लिए की गई थी? पूंछी आयोग की स्थापना, तो जो पूंछी आयोग है ना, उसकी जो स्थापना है वो हमारा केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड मुद्दे की समीक्षा करने के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा, कोई भी आयोग याद करते हैं ना, तो उसका ईयर याद करना क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पूंछी आयोग लिखा है, तो उसकी स्थापना यहाँ लिखा है 2007, ठीक है? 2007 में किया गया था, तो इसको साथ में लिख लीजिए, ठीक है? 2007 में पूंछी आयोग की स्थापना केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए, उसमें सुधारों की सिफारिशें करने के लिए बनाई गई थी। फिर एक और क्वेश्चन लिखा है कि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव होने की स्थिति में कौन सा कानून वरीयता प्रदान करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा केंद्रीय कानून, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए कि 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है कि वित्त आयोग का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की जाती है, और दूसरा दिया हुआ है कि वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है कि वित्त आयोग का जो गठन है वो आर्टिकल 280 के तहत है, ठीक है? बिल्कुल सही। लेकिन वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? फिर
देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा निकाय मुख्य रूप से भारत में अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटान करता है? तो अंतर्राज्यीय जल विवादों का जो निपटान है वो नदी बोर्ड करता है, ठीक है? फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद के विषय में 2 स्टेटमेंट है। देखिए, सबसे पहली बात तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1990 में हुई थी, ठीक है? और याद रखिएगा कि उस टाइम पे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, ना कि राजीव गांधी। ठीक है? और इसकी जो अध्यक्षता होती है वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ये इस चीज़ को एकदम अच्छी तरह से याद रखिएगा कि जो अध्यक्षता होती है अंतर्राज्यीय परिषद की, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये तो हमारा सही है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे सशस्त्र बल या अधिनियम के विषय में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको कि अफस्पा बोलते हैं। देखिए, अफस्पा केवल केंद्र सरकार द्वारा ही अधिरोपित किया जाता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये केंद्र सरकार की अनुमति के बिना भी क्या हो सकता है? अधिरोपित किया जा सकता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर है कि अफस्पा के तहत घोषित अक्षुब्ध क्षेत्र न्यूनतम 6 माह तक प्रभावी रहेगा, तो ये न्यूनतम जो है वो 3 माह के लिए है, ठीक है? तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये डी हो जाएगा क्योंकि दोनों ही रॉन्ग है, ठीक है? फिर देखिए चुनाव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका के संदर्भ में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार देख लीजिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सोशल मीडिया मतदान डेटा के आधार पर चुनाव परिणामों का पूर्वानुमान करने हेतु पूर्वकथात्मक विश्लेषण में किया जाता है, ठीक है? तो ये हमारा बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है? एआई के विषय में स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। फिर लिखा है चुनाव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को लेकर किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण नैतिक चिंता नहीं होगी क्योंकि यह सुरक्षा और मतदाता सहभागिता अनुप्रयोगों तक ही सीमित है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए कि कभी भी अनुप्रयोग जो है, वो सीमित नहीं हो सकता ना, तो ये तो बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड हो जाएगा, तो ऑलरेडी ये रॉन्ग हो जाएगा। और अगर बात की जाए कि ये इस चीज़ का दावा करना कि एआई का जो उपयोग है, वो उससे नैतिक चिंता नहीं होगी चुनावों में वो भी, तो ये तो कहीं भी कहा नहीं जा सकता, तो ये ऐसे ही रॉन्ग हो जा रहा है, कॉमन सेंस की बात है। तो इस तरह से ये रॉन्ग हो गया और ये हमारा राइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत और श्रीलंका के बीच कच्चा द्वीप विवाद जो हुआ था उसके विषय में, ठीक है? आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो 1974 के समझौते के तहत श्रीलंका को द्वीप के स्वामित्व हस्तांतरण के साथ कच्चा द्वीप विवाद का समाधान किया गया था और 1976 के समझौते के तहत भारत और श्रीलंका दोनों पर एक दूसरे के अपवर्जक आर्थिक क्षेत्रों में मत्स्यन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण कच्चातीवू के समीपवर्ती क्षेत्रों में मत्स्यन अधिकारों को लेकर अस्पष्टता की जो है स्थिति उत्पन्न हुई थी, ठीक है? तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। फिर देखिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 के विषय में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि संशोधित नियम में विशेष रूप से माइक्रोप्लास्टिक के मुद्दे को संबोधित किया गया है तथा इसके विनियमन हेतु सख्त परिभाषा निर्धारित की गई है। लिखा है उत्पादक के कार्य क्षेत्र में अब प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पादन के साथ साथ ब्रांड मालिकों के लिए अनुबंध निर्माण भी शामिल है। याद रखिएगा संशोधन में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उत्पादन के लिए विनिर्माताओं के लिए प्रमाणन आवश्यकताएं प्रस्तुत की गई है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार ये क्वेश्चन देखिए हमारा ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, भारत में दलहन के आयात में हालिया वृद्धि के संदर्भ में क्वेश्चन है जिसमें लिखा है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के दलहन में आयात में 84% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण जो है वो घरेलू उत्पादन में कमी और शुल्क मुक्त आयात नीतियाँ थी, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही है। फिर दलहन का सर्वाधिक आयात ऑस्ट्रेलिया से हुआ है तो ये गलत है, ये हमारा कहाँ से हुआ है? कनाडा से हुआ है और मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है कि कनाडा जो है उससे दाल जो है वहाँ पे दाल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, स्पेशली मसूर की जो दाल होती है, मसूर दाल, आपने सुना भी होगा, ठीक है? उसका जो उत्पादन है वो कनाडा सर्वाधिक मात्रा में करता है, ठीक है?
तो ये हमारा ऑलरेडी रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद देखिए लिखा है आयात में इस वृद्धि का जो उद्देश्य है अपर्याप्त घरेलू उत्पादन के कारण प्रोटीन की खपत को पूरा करना है। तो हमें पता है कि जो दालें होती हैं किसी भी टाइप की उसमें प्रोटीन जो होता है वो भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है? तो ये भी बिल्कुल सही है। और एलिमिनेट करना है हमको 2, तो 2 यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और कौन-सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।